नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखी रामकथा पर बात करने वाले हैं जी ये गुजरात के कुकड़ा आदिवासी समुदाय की अपनी मौखिक परंपरा है। जी हमारे पास कुछ दिलचस्प जानकारी है इस पर। हाँ, और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कथा मतलब जो हम रामायण आमतौर पर जानते हैं वाल्मीकि रामायण, उससे कई मायनों में अलग है। बिल्कुल, तो आज हम इन्हीं अंतरों को समझेंगे, है ना, और इस परंपरा की सांस्कृतिक जड़ें क्या हैं, इसका क्या महत्व है, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इस समुदाय के बारे में बताएं, कुकड़ा समुदाय। हाँ, कुकड़ा जनजाति, इन्हें डांगी जनजाति भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर रहते हैं। अच्छा। जैसे गुजरात में डांग, नवसारी, वलसाड जिले और महाराष्ट्र की तरफ जाएं तो नंदुरबार, धुले जिले। ओके, और इनकी भाषा के बारे में कुछ खास? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। गुजरात में करीब 28 ऐसी आदिवासी और स्थानीय भाषाएं हैं जिनकी अपनी कोई लिपि ही नहीं है। सच में? बिना लिपि के? जी, और कोंकणा भाषा उन्हीं में से एक है। तो सोचिए, इनका पूरा साहित्य, इनकी परंपराएं, सब कुछ पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ जुबानी तौर पर मौखिक रूप से ही आगे बढ़ा है। ये तो कमाल की बात है। मतलब पूरी संस्कृति याददाश्त के सहारे जीवित है। बिल्कुल, और ये लोग अपनी कला के लिए भी बहुत जाने जाते हैं। जैसे लकड़ी पर नक्काशी का काम है, मुखौटे बनाते हैं ये लोग। हाँ, और इनका एक खास नृत्य भी है शायद, डांगी नृत्य। हाँ, डांगी नृत्य ये होली जैसे त्योहारों पर खास तौर से होता है। पुरुष और महिलाएं सब मिलकर एक घेरा बना के नाचते हैं। अच्छा। और संगीत की लय जैसे जैसे तेज होती है, इनका नाच और जोश भी बढ़ता जाता है। और सबसे शानदार चीज है, वो मानव पिरामिड बनाते हैं। मानव पिरामिड? वाह। जी, 2 या 3 स्तर तक ऊंचे। ये उनकी फुर्ती और आपसी तालमेल का बेहतरीन नमूना है, कह सकते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर, इनकी रामायण पर। यहाँ कहानी सुनाए बिल्कुल अलग मोड़ लेती है। हाँ, यही तो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली और दिलचस्प बात है। ये रामायण राम से ज्यादा रावण के जीवन पर केंद्रित है। रावण पर? ये तो एकदम ही अलग दृष्टिकोण हुआ। बिल्कुल, इस मौखिक परंपरा में रावण की कहानी वाल्मीकि रामायण से बहुत अलग है। यहाँ वो एक स्थानीय राजा हैं, ओपिन देव, उनके विकलांग पुत्र के रूप में दिखाए गए हैं। विकलांग पुत्र? जी, और कहानी ये है कि उनके भाई उनकी विकलांगता का मजाक उड़ाते हैं, जिससे वो बहुत अपमानित महसूस करते हैं। ओह, तो फिर वो क्या करते हैं इस अपमान के बाद? तो अपनी स्थिति सुधारने और सम्मान पाने के लिए वो शिव की बहुत कठोर तपस्या करते हैं। हाँ। शिव जी प्रसन्न होते हैं, उन्हें एक मंदिर ले जाते हैं, लेकिन वहां एक खास कमरा है जिसमें जाने से मना करते हैं। अच्छा, फिर? पर रावण तो रावण है। हाँ। उत्सुकतावश जब शिव नहीं होते, वो उस कमरे में घुल जाते हैं और वहां रखा अमृत पी लेते हैं। अमृत? हाँ, और उसी अमृत के प्रभाव से उन्हें वो 9 अतिरिक्त सिर मिल जाते हैं। तब वो दशानन कहलाते हैं। अरे बाप रे, ये तो वाल्मीकि रामायण से बिल्कुल ही अलग हो गया। और भी कुछ बड़े अंतर हैं, जैसे सीता का क्या है इसमें? हाँ, और ये शायद सबसे बड़ा अंतर है। इस कथा में सीता को रावण की पुत्री बताया गया है। क्या? रावण की बेटी? जी हाँ। ये तो वाकई बहुत अलग है। और लक्ष्मण, उनका क्या किरदार है? लक्ष्मण को यहाँ शेषनाग का पुत्र माना गया है। शेषनाग का पुत्र? जी, और विडंबना देखिए, उन्हें रावण ही भेजता है राम को मारने के लिए। गजब। और राम? राम को भी दशरथ का नहीं, बल्कि रानी कैकेयी का पुत्र बताया गया है। हर मुख्य पात्र की कहानी में इतना फेरबदल। तो फिर रावण की मृत्यु कैसे होती है इस कथा में? क्या वो भी अलग है? हाँ, वो भी पारंपरिक कथा से अलग है। इसमें रावण की मृत्यु सीधे राम के हाथों नहीं होती, बल्कि कृष्ण की चतुराई का बड़ा रोल है। वो मंदोदरी और राम के जरिए उसके अंत का रास्ता बनाते हैं। कृष्ण का भी रोल है इसमें? जी, और एक स्थानीय मान्यता ये भी है कि ये जो डांग का इलाका है ना, यही प्राचीन दंडकारण्य है। अच्छा, जहाँ राम वनवास के दौरान आए थे। बिल्कुल, और यहाँ उनाई नाम की एक जगह है जहाँ गर्म पानी के झरने हैं। माना जाता है कि ये राम ने शबरी के गुरु थे ना, मतंग ऋषि, उनके लिए बनाए थे। वाह, ये सारी स्थानीय मान्यताएं कहानी को और भी रंग देती हैं। अच्छा, इस पूरी रामक कथा को ये लोग प्रस्तुत कैसे करते हैं, गाते हैं? हाँ, इसका गायन होता है। छंद यानी दोहों के रूप में से गाया जाता है। और संगीत? संगीत के लिए भी इनके अपने खास स्वदेशी वाद्य यंत्र हैं। कांसे की थाली होती है, मोम का इस्तेमाल करते हैं, और एक पतली बांस की छड़ी, इनसे वो संगीत पैदा करते हैं। अनोखा तरीका है। जी, और पहले तो ये गायन 7-7 दिनों तक चलता था। सोचिए, ये समुदाय के लिए मनोरंजन का भी और ज्ञान पाने का भी मुख्य जरिया था। 7 दिन? अद्भुत समर्पण दिखाता है अपनी परंपरा के प्रति। बिल्कुल,
और यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं है। इस रामायण को सही मायने में समझने के लिए हमें उस क्षेत्र का इतिहास देखना होगा। वहाँ की दूसरी जनजातियों जैसे भील, उनके साथ कुकुड़ा के कैसे रिश्ते रहे हैं, और यहाँ तक कि औपनिवेशिक शासन का क्या प्रभाव पड़ा, ये सब जानना ज़रूरी है। तो एक तरह से ये रामायण उनके अपने सामाजिक इतिहास का ही एक वर्णन है। सही बात है। ये सोचने वाली बात है कि भारत में न जाने कितने ही ऐसे समुदाय होंगे जिनकी अपनी ऐसी मौखिक परंपराएं होंगी, अपनी रामायण, अपनी महाभारत की कहानियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, पर मुख्य धारा में, किताबों में उनका जिक्र शायद कम ही मिलता है। आपने बिल्कुल सही कहा। फादर कामिल बुल्के ने भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण किताब है राम कथा, उत्पत्ति और विकास, उसमें इस बात पर जोर दिया था। उन्होंने जनजातीय समुदायों की इन पारंपरिक कथाओं और राम कथा से जुड़ी उनकी अपनी समझ को शामिल किया था। अच्छा। उन्होंने बताया कि कैसे इन समुदायों के लिए कथा का अर्थ और उसका स्वरूप अक्सर थोड़ा अलग होता है। ये चीज भारत की मौखिक परंपराओं की विविधता और समृद्धि को ही दर्शाती है ना? बिल्कुल। तो अगर संक्षेप में कहें, आज हमने गुजरात के कुकड़ा समुदाय की एक बहुत ही विशिष्ट रावण केंद्रित रामकथा के बारे में जाना। ये एक मौखिक परंपरा है जो न सिर्फ वाल्मीकि रामायण से काफी अलग है, बल्कि उस समुदाय की अपनी पहचान, उनके इतिहास और उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को भी दर्शाती है। हाँ, और ये हमें कुछ अहम सवाल पूछने पर भी मजबूर करती है। जैसे जब हम ऐसी अलग अलग कथाओं का अध्ययन करते हैं, तो जो महाकाव्यों की हमारी एक स्थापित समझ है, उसको ये कैसे चुनौती देती हैं? सही। अलग अलग समुदाय इन प्राचीन कहानियों से अपने अपने तरीके से कैसे जुड़ते हैं, ये हमें क्या सिखाता है? और सबसे बड़ी बात, इन मौखिक परंपराओं का आज तक जीवित रहना, इस बदलते समय में ये सांस्कृतिक लचीलेपन और अनुकूलन क्षमता के बारे में क्या बताता है? ये अपने आप में गहरा चिंतन का विषय है।